सो हे एवरीवन, आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एनल फीसर के ऊपर। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जो हमारा आज का टॉपिक है ये एमएसएन सेकेंड ईयर में पूछा भी गया है कि एनल फीसर क्या होता है और इसके क्या क्या क्योजेज होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, देन इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में, बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो एनल फीसर होता है वो वास्तव में हमारा जो एनाल का रास्ता होता है, या फिर जहाँ से हम फ्रेश होते हैं वो पासवे होता है, वो रास्ता होता है, या यूँ कह सकते हैं जो हमारे फ्रेश होने का रास्ता होता है उसमें जो सरफेस या फिर म्यूकोजा होती है उसमें कट के लिए कहा जाता है कि एनल फीसर होता है। यानी कि जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर हार्ड स्टूल पास करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज का स्टूल पास करता है जिसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके चलते जो एनल स्पेंटर होता है पेशेंट का वो स्ट्रेच होता है और जिससे वहाँ पे कभी कभी कुछ कट डेवलप हो जाते हैं। अगर इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की हम बात कर ले तो देयर आर टू मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हमेशा सामने आते हैं। नंबर 1 होता है वो होता है पेन, और पेन भी बहुत ज़्यादा हार्ड मात्रा में वहाँ पे होता है। और उसके साथ में एक और कॉमन सिम्टम आता है वो होती है ब्लीडिंग। यानी कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है तो वास्तव में ये फीसर की तरफ संकेत दे। कभी कभी फीसर के चलते जो मसल्स होती है जहाँ से पेशेंट फ्रेश होता है या इंटरनल स्पेंटर जिसे कहा जाता है वो बहुत स्पाज्म में चला जाता है, तो उसके चलते भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्द झेलना पड़ता है। अब चलिए बात कर लेते हैं किन लोगों में ज़्यादा मात्रा में एनल फीसर होता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में यंग और एडल्ट में होता है, लेकिन ऐसी कोई एज नहीं होती है जिसमें एनल फीसर नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक एनल फीसर का सवाल है वो थ्रू ऑफ द लाइफ किसी भी एज में और किसी भी पर्सन को हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि इन्फेंट्स और बच्चों में ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। उनको एनल फीसर में क्या करना चाहिए, उसे अपना फाइबर इंटेक बढ़ा लेना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके फ्लूइड की मात्रा भी अपनी बॉडी में बढ़ा ले, साथ ही थोड़ी सी जो आपका एनाल होता है जहाँ से आप फ्रेश होते हो उसकी सेकाई करें, जिसे सिट्स बाथ कहा जाता है। अगर कोई पेशेंट ये 3 काम सीरियसली कर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसे राहत फीसर से मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एनाल फीसर्स बहुत ही आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं, जो कि लंबे समय प्रेस्टिट करते हैं, और जो लंबे समय प्रेस्टिट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही अगर दवाइयों से भी ट्रीटेबल नहीं हो पाता है तो कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ एनाल फीसर्स कि अगर किसी को एनाल फीसर्स है तो उस पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है वो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो होता है सीवियर पेन। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक पेन पेशेंट को होगा, और जो दर्द होगा ये कब होगा, जब पेशेंट फ्रेश होगा, जब पेशेंट स्टूल को पास करेगा उस दौरान उसे ये दर्द महसूस होगा। जब स्टूल पास हो रहा होगा उस दौरान पे स्पेंटर से, उस दौरान पे पेशेंट को पेन होगा। बट अगर फीसर जो है उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, फीसर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा है या सिम्टोमेटिक है, तो ये पॉसिबल है कि स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट को दर्द बहुत देर तक होगा, और वो दर्द कई घंटों तक भी हो सकता है, इतना अधिक हो सकता है कि पेशेंट काम भी ना कर पाए। अगला सिम्टम होता है जिसकी हम बात करते हैं तो वो होती है ब्लीडिंग, और जो ब्लीडिंग होगी वो ब्राइट रेड ब्लड की होगी, और ये कब आएगी, जब पेशेंट स्टूल पास आउट कर देगा उसके तुरंत बाद में। और जब पेशेंट फ्रेश होने के बाद में वॉश आउट करता है उसके बाद में वो एक्चुअली फ्रीशर जो होता है उसको फील कर सकता है। पेशेंट एक्चुअली महसूस करेगा कि कुछ स्किन का टेक जैसा वहाँ पे उसको फील हो रहा होता है, जो एनल एरिया होता है वहाँ पर। वहीं अगर पेशेंट को दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं, पहला कि अगर उसे फ्रेश होने टाइम पर, स्टूल पास करने के टाइम पर उसे पेन हो रहा है, या फिर स्टूल पास करने के बाद में पेन हो रहा है, और सीवियर मात्रा में उसको वहाँ पे ब्लीडिंग आ रही है ब्राइट रेड कलर की, तो पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एनल फीसर के संकेत होते हैं और कभी कभी ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और इसके कॉमन क्योजेस देख लेते हैं जिनके चलते हुए पेशेंट को एनल फीसर जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लार्ज मात्रा में स्टूल पास आउट होता है, या फिर जो स्टूल है वो पीसेस में आ रहा है, तो उसके चलते भी जो एनल स्पेंटर होता है वो स्ट्रेच होता है बार बार, और उसमें कट्स जो रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसका पहला क्योज होता है। अगला क्योज होता है, अगर कोई व्यक्ति लेटरिन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो इसके चलते भी एनल फीसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभार अगर किसी को क्रोनिक डायरिया होता है तो उसके चलते भी एनल फीसर की संभावना हो सकती है। अगला क्योज होता है पीपल दैट इन्वॉल्व इन एनाल इंटरकोर्स, उन्हें भी इसकी संभावना हो सकती है। अगला क्योज हो सकता है मे बी जब नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी महिला को होती है, तो जब फुल टर्म डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसे टाइम पे जब बच्चे का हेड पास होता है, ऐसे टाइम पे जो पेल्विक मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती है, उसके साथ साथ एनाल भी स्ट्रेच होती है, और उसके चलते भी कभी कभी एनल फीसर होने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ कॉमन लेस क्योजेस भी होते हैं जो कि बहुत ही कम चांस जो कि इनसे फीसर हो जाए, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जैसे कि क्रोज डिजीज़ है, या दूसरी भी कोई अदर इन्फ्लेमेटरी बबल डिजीज़ होती है। अगर किसी पेशेंट को
एनाल क्रॉस डिसीज़ है या फिर दूसरी इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में भी एनल फीसर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी पेशेंट को अर्ली एनाल कैंसर है, इनके साथ साथ कुछ अदर डिसीज़ भी होती है, जैसे कि HIV होती है, उसमें भी एनल फीसर होने की संभावना होती है। सिवलेस जो कि एक STD होती डिसीज़ होती है, इसमें भी संभावना है। कभी कभी स्पेशली इंडिया में जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस इतने प्रिवेंट होते हैं, उसके चलते भी पेशेंट को एनल फीसर्स हो सकता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनके चलते पेशेंट को एनल फीसर जो है वो हो सकता है। जो रिस्क फैक्टर पे नंबर 1 पे आता है वो होती है एज। जो एनल फीसर होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में या फिर इन्फेंट्स में दिखाई देता है, क्योंकि इनकी जो म्यूकोसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और जो म्यूकोसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो किसी भी कारण से अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर स्टूल जो है वो हार्ड होगा या लार्ज वाली होगा, तो जब वो पास होगी एनल स्पेंटर के, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो एनल स्पेंटर होता है उसमें कट लग जाए, जिसे एनल फीसर कहा जाता है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि एक पेनफुल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। वहीं सेकंड रिस्क फैक्टर जो आता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। किसी भी कारण से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसके चलते पेशेंट ज़्यादा देर तक बाथरूम में बैठा रहता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है कि एनल फीसर उसे हो जाए। या फिर कह सकते हैं कोई भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती है या क्रॉन्स डिजीज़, तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि उसे एनल फीसर भी डेवलप हो सकता है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी को भी हम रिस्क फैक्टर में ले सकते हैं एनल फीसर के। वहीं एनल इंटरकोर्स वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है एनल फीसर का। चलिए अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि एनल फीसर्स के होते हुए दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है डेट इज़ फेलियर टू हील, कि जो एनल फीसर है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़, उसके बाद में मेडिकेशंस लेने के बाद भी जो एनल फीसर वो ठीक नहीं हो पाता है, ये एक कॉम्प्लिकेशंस में आता है। तो जो एक्यूट एनल फीसर होता है जो कि डेवलप होता है, ऐसे में अगर पेशेंट्स फ्लूइड बढ़ा दे, वो हाई फाइबर डाइट लेने लग जाए या थोड़ा सा सिट्स बात करें, तो इन 3 चीज़ों से बहुत ही अधिकतर चांस है कि एनल फीसर जो है वो ठीक हो जाता है। ये मिनिमम टाइम ले सकता है 8 हफ्ते का। 8 हफ्ते तक पेशेंट को ये सारी चीज़ें दोहरानी पड़ती है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि जो एनल फीसर है वो ठीक हो जाए। अगर किसी व्यक्ति का फीसर है वो 8 हफ्तों में भी फील नहीं हो पा रहा है, तो वो आ जाता है फिर एक्यूट से क्रोनिक एनल फीसर में। और जो क्रोनिक एनल फीसर होता है वो एक इंडिकेशन होता है कि जो आपका फीसर है वो वास्तव में फील नहीं हो पा रहा है। और सेकंड रिस्क फैक्टर है कि अगर हील भी हो जाता है, तो जो एनल फीसर है वो कि अगर वो ठीक भी हो जाता है तो फिर से वो होने की संभावना होती है। जैसे अभी ठीक हुआ, फिर से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन लगे और फिर से उसको वो चीज़ क्लोज कर जाती है, मतलब कि फिर स्ट्रेन करता है पेशेंट या फिर ज़्यादा देर तक बाथरूम में बैठा रहता है, तो चांस है कि फिर से एनल फीसर उसे हो जाए। नंबर 3 आता है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो एनल फीसर होता है वो इतना डीप हो जाता है, इतना विड्थ हो जाता है कि इतना ज़्यादा चौड़ा और डीप कर जाता है, तो जो कि जो इंटरनल स्पेंटर की जो मसल्स होती है उन मसल्स को भी डैमेज कर देता है। और जब वो मसल्स डैमेज हो जाती है तो उनको हील होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर इस स्टेज में एनल फीसर पहुंच जाता है तो ये सामान्य चीज़ फिर नहीं होती है और ये सामान्य चीज़ों से ठीक भी नहीं हो पाएगा। इसमें मेडिकेशन की पेशेंट को ज़रूरत लगेगी या फिर सर्जरी की भी ज़रूरत लग सकती है। तो ये तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है एनल फीसर का। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर कुछ प्रिवेंशन रखे जाएं, क्या क्या प्रिवेंशन रखने एनल फीसर के लिए जिससे कि हम एनल फीसर से बच सके, तो वो क्या क्या होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए। अब अगला होता है फ्लूइड बढ़ाइए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। अगर फिर भी ठीक आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो किसी डॉक्टर को दिखा करके सही कराए, पर आपका कॉन्स्टिपेशन सही होना चाहिए, क्योंकि इधर कॉन्स्टिपेशन हुआ और यहाँ पर एनल फीसर की रिस्क भी बढ़ जाती है। अगर क्रोनिक डायरिया है तो उसे भी ट्रीटेबल करना चाहिए अधिक जल्दी से जल्द। अगर क्रोनिक डायरिया है तो उसे भी ठीक करने की कोशिश करें जल्दी से जल्द, क्योंकि क्रोनिक डायरिया भी लंबे समय तक चलेगा और उससे भी एनल फीसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो एक रीजनेबल टाइम फिक्स होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं बैठना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्ट्रेन करना चाहिए एट द टाइम ऑफ पासिंग स्टूल। जैसे कि किन्हीं लोगों की आदत होती है कि वो बाथरूम में बैठकर फ़ोन यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ ही कुछ अदर एक्टिविटीज़ करती है, तो वो एक सही चीज़ नहीं होती है। उससे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं एनल फीसर होने के। वहीं अगर आप जो खाना खाते हो उसमें फाइबर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं जहाँ तक एनल फीसर का मानना है, तो ये एनल फीसर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक लोग जो है एनल फीसर से सफ़र करते हैं और इनके ज़्यादातर जो एनल फीसर के कारण वही होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा देर तक सीटिंग करना और जो स्टूल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा लार्ज होना। अगर इसे प्रिवेंट करने का ट्राई किया जाए टाइम से पहले, जैसे हाई फाइबर डाइट, फ्लूइड इंटेक, कॉन्स्टिपेशन डायरिया से बचाव, रेगुलेटेड एक्सरसाइज, तो चांसेस है कि फीसर आपको डेवलप नहीं होता है। और कॉन्स्टिपेशन से बचा लेना, सीड्स बात ले लेना, ये सारी चीज़ें जो है प्रिवेंट कर सकती है एनल फीसर को। सो ये टॉपिक था एनल फीसर के ऊपर। इससे रिलेटेड आप